हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सरफेस केमिस्ट्री में अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स एंड थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। तो आइसोथर्म का मतलब क्या है? जिसमें हीट या टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम किसके बीच में रिलेशन चेक करेंगे? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में विद कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नेम था हर्बर्ट फ्रुनलिच। तो इसको हम और बोलते हैं, इसका एक और नेम है, दैट इज फ्रुनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर? तो ये जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, दैट इज फ्रुनलिच। अब इसको हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ग्राफ जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है एट लो प्रेशर। जब स्टार्टिंग में प्रेशर लो है तो एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो इसमें आपको मैंने यहाँ पे एक डेरिवेशन लिखी भी है कि जो एड्सॉर्प्शन है, ये मैंने आपको बताया भी था कि जो एड्सॉर्प्शन होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितना गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे, एड्सॉर्प्शन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये देखो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और डायरेक्ट का साइन जब हम हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो के क्या है? के कांस्टेंट है। तो एट लो प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो किसके इक्वल है? वो प्रेशर के इक्वल है। तो यहाँ पे प्रेशर की पावर में हम 1 मार्क कर देंगे। क्लियर? तो इसमें देखो हम ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में देखो, स्टार्टिंग में ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है? कब? एट लो प्रेशर। जब स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है? लो है। तो एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है एट हाई प्रेशर कि एड्सॉर्प्शन का हाई प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है। ये वैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब प्रेशर बहुत हाई होता है तो इक्विलिब्रियम अटेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट पे जो आपकी एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है। इट मीन एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर या सैचुरेटेड पॉइंट। ये मैंने आपको सारा का सारा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस केस में देखो, इस पॉइंट पे हाई प्रेशर के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर के साथ अब कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है? इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। तो इट मीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू के पी की पावर क्या है? 0 है। ठीक है? क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन अब प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो पी की पावर यहाँ पे क्या कर दी? 0 कर दी। तो आपको पता है समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये आपने मैथ्स में किया है कि जब किसी की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन x अपॉन m इज इक्वल्स टू k। ठीक है? k कांस्टेंट एक ही बात है। तो सेकेंड में हाई प्रेशर के ऊपर एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों आपस में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करो एड्सॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट प्रेशर। लो प्रेशर, हाई प्रेशर आपने देख लिया। अभी हम थर्ड देखेंगे इंटरमीडिएट, ना बहुत लो ना बहुत ही हाई। आपने देखा है कि जब प्रेशर लो है तो ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा है। और जब प्रेशर बहुत हाई है
ठीक है। तो उस केस में जो एड्सॉर्प्शन है वो बिल्कुल ही कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर भी लाइन स्ट्रेट है लेकिन वो पैरेलल है, प्रेशर के पैरेलल है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का मतलब ना प्रेशर यहाँ पे बहुत लो है ना बहुत हाई है। इस केस में जो कर्व है आपकी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली ये कर्व मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही आपकी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजेस। अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन आता है, प्रेशर जब लो था तो P की पावर 1 थी, ये मैंने आपको बता रखा है। जब प्रेशर हाई है तब P की पावर क्या थी, 0 थी, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब प्रेशर लो था तब P की पावर 1, जब प्रेशर हाई है तब P की पावर 0 है। तो अब जब इंटरमीडिएट है तो जो P की पावर होगी वो लाइज करेगी बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। इस केस में जो P की पावर है किस बीच में लाई करेगी, बिटवीन 1 एंड 0। तो इंटरमीडिएट प्रेशर में फिर क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर में हम P की पावर को फ्रैक्शन की फॉर्म में रखेंगे जो किसमें लाइज करेगी, बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि लो प्रेशर में P की पावर 1 है, हाई प्रेशर में P की पावर 0 है, और इंटरमीडिएट में P की पावर जो है वो किसमें लाइज करेगी, 1 एंड 0 के बीच में। तो यहाँ पे x अपॉन m इज इक्वल्स टू k क्या है, कांस्टेंट, P की पावर 1 अपॉन n, जो n है वो लाइज करेगा बिटवीन 1 एंड 0, और जो 1 अपॉन n है उसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी, आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो इट मीन जा तो वो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, अप टू सो ऑन, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 1 अपॉन n की वैल्यू जो है वो इसमें से कुछ भी हो सकती है। तो आई होप ये आपको 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए, कौन कौन से। लो प्रेशर ग्राफ इंक्रीज करेगा, हाई प्रेशर में ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगी, इंटरमीडिएट में कर्व की फॉर्म में वो लाई करेगा, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजेस। क्लियर। तो ये आपका हो गया फ्रिंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन फ्रिंडलिज के जो है वो ड्रॉबैक्स भी है, इसकी लिमिटेशंस भी है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पे लाई करता है, हायर प्रेशर के ऊपर ये लाई नहीं करता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, या फेलियर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आप हमेशा याद रखना कि जो फ्रिंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन। के और एन की आप कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन। क्लियर। अब इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो log अप्लाई करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। log अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k। अब आपको पता है जब हम दो मल्टीप्लाई के बीच में, मल्टीप्लाई टर्म्स के बीच में log अप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है और जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे k और p दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ क्या आ गया, log k प्लस log p, और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, p की पावर 1 अपॉन n है वो आगे आ जाएगी। क्लियर। अब इस केस में देखो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको पता है जो ग्राफ होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y आपको पता है ऑर्डिनेट एक्सिस होती है और जो x है वो एब्सिसा एक्सिस होती है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्लियर। अब m क्या है, m यहां पर स्लोप है और c क्या है, c इंटरसेप्ट है। ये ग्राफ की इक्वेशन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम ग्राफ जो है वो किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। ये y है आपका, इक्वेशन बन गई है, दिस इज y। ग्राफ की इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखी है। अब इसमें क्या आएगा, ये आपका y आ गया log x अपॉन m, ये m है, ये आपका x है और ये आपका c है। आप देख सकते हो ना कि x के आगे जो है वो स्लोप है, तो यहाँ पे x के आगे क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में। तो यहाँ पे आ गया log x अपॉन m log p, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, log k है। ठीक है, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, दैट इज log k। अब इस केस में देखो, ये आपको मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगी कि स्लोप पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्डिनेट्स में होते हैं और नेगेटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझाऊंगी। पॉजिटिव हो तब लाइन कैसी जाती है, नेगेटिव हो तब लाइन कैसी जाती है। अब इस चीज में देखो, यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है, 1 अपॉन n है, दिस इज दी स्लोप। अब एक दो बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, आपको पता लग जाएगा। जो इक्वल टू के इस साइड होता है, जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड होता है वो y होता है, और जो इक्वल्स टू के राइट साइड होता है वो x होता है। जो x के इमीडिएट आगे लगा होता है वो स्लोप होता है, और जो अकेला होता है, जैसे ये log k अकेला है तो ये इंटरसेप्ट है। क्लियर इतनी बात। तो इस केस में देखो, जो स्लोप की वैल्यू है वो 1 अपॉन n है। इट मीन ये पॉजिटिव है क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन नहीं लगा है, आगे कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव का साइन लगा है। तो ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। अगर नेगेटिव होता तो लाइन जो है वो ऐसे जाती। ऐसा क्यों है वो आप मेरे को बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो में उसको समझा दूंगी। तो अब इस चीज में देखो, स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, और जितना स्पेस जो 0 और जितना स्पेस आप y एक्सिस की तरफ छोड़ोगे वो क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट को शो करता है। ठीक है, दैट इज log k। तो ये आपका फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार में मतलब क्या है आपका, आइसो का मतलब क्या है सेम, बार का मतलब क्या है प्रेशर। तो इसमें जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन के बीच में हम लोग रिलेशन चेक करेंगे। जैसे प्रीवियस आपने देखा था एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, अभी हम देखेंगे टेम्परेचर एंड एड्सॉर्प्शन के बीच में, और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये जो ग्राफ है ये आपके सिमिलर है केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन की तरह। आप वहां वीडियो में देख सकते हो, मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन आपको किया था। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो फर्स्ट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फर्स्ट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आपको मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो, उसमें क्या होता है कि जो आपकी एड्सॉर्प्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में
एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच की जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। अगर आप प्रेशर और अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी एड्सॉर्ब हो गए हैं वो ब्रेक होके दोबारा से डीजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज करती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। लेकिन सेकंड है केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम बॉन्ड बनाने के लिए, किसके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो बॉन्ड बना ले। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में इनिशियली। क्लियर। तो अब इस केस में देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है। कब तक, जब तक दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया तो आप फर्दर अगर टेम्परेचर देते हो तो वो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है वो फिर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड फॉर्म्ड, अगर आप बॉन्ड बन गया है इसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर देते हो तो वो फिर से एड्सॉर्प्शन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, आपकी केमिकल एड्सॉर्प्शन है। स्टार्टिंग में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है गैस के मॉलिक्यूल्स को ताकि वो बॉन्ड बना ले। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन गया फर्दर आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एड्सॉर्प्शन जो है वो डीजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके ये दोनों ग्राफ जो है वो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड दिस वन फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वन मोर थिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती है। वो कैसे होती है वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। यहाँ ध्यान रखना कि जो प्रेशर है दोनों ग्राफ में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दोनों को एक ही चीज मानते हैं। नो, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में एड्सॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है, ये बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर। एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियर। किसकी कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सोल्यूट की, एड्सॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ये बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां हमने प्रेशर को किया था, यहाँ हम कंसंट्रेशन को करेंगे। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी इसमें सब कुछ जो है वो सेम है कि जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज x अपॉन m इज इक्वल्स टू k c की पावर n, बिल्कुल सेम है। एड्सॉर्प्शन k कांस्टेंट है, c कंसंट्रेशन है और उसकी पावर 1 अपॉन n है, जैसे आपको मैंने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में करवाया था, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k
प्लस 1/n log c, ये आपका y, ये आपका x, ये m एंड दैट इज c। क्लियर? ये भी मैंने आपको ग्राफ की इक्वेशन वहां एक्सप्लेन की थी। तो अब यहां ग्राफ जो है वो किसके बीच में बनेगा? एड्सॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। क्लियर? x/m वर्सेस c। यहां पर भी जो स्लोप है वो 1/n है और जो इंटरसेप्ट है वो log k है। स्लोप यहां भी क्या है? पॉजिटिव है। तो आपकी लाइन आ गई, ये आपका इंटरसेप्ट दैट इज log k और ये आपका है स्लोप दैट इज 1/n। ये बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट इसमें डिफरेंस किस चीज का है? कंसेंट्रेशन का है। सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन सोल्यूट की जितनी ज्यादा होगी, एड्सॉर्प्शन जो है वो उतनी ही वहां पे ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसमें एक चीज और, जैसे ये आपने बीकर लिया, इस बीकर में ये क्या है? वाटर प्लस एसिटिक एसिड है। मतलब कि इस बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें क्या है? किसका सोल्यूशन है? वो वाटर प्लस एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड क्या है? यहाँ सोल्यूट है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, एड्सॉर्प्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है? लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर चारकोल ऐड करते हो, यहां पे मैंने चारकोल, दिस इज चारकोल। चारकोल क्या करेगा? एसिटिक एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चारकोल होता है वो एक गुड एब्जॉर्बेंट होता है। वो अपने अंदर गैसेस को या किसी भी सल्यूट को अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो चारकोल यहाँ क्या करेगा? एसिटिक एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और जो सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कंसेंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हुई, एब्जॉर्प्शन भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर। ये जो है वो लास्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन में। इसके बाद हम कैटालिस्ट स्टार्ट करेंगे। ये एड्सॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक है। एड्सॉर्प्शन आइसोस्टर में क्या होता है? इसमें जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो फिक्स है, दैट इज x/m जो है वो कांस्टेंट है। आपने सबसे पहले एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। उसके बाद आपने एड्सॉर्प्शन आइसोबार देखा, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोस्टर। इसमें जो है वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसमें ग्राफ जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में प्लॉट होगा। प्रेशर, टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो इट मीन इनमें लाइन कैसी आएगी? दैट इज स्ट्रेट लाइन। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ तक आपका जो एड्सॉर्प्शन का टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उसमें मैंने सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया, आप यहाँ पे देख लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कैटालिस्ट।